हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल। एंड आप लोग को अभी तक मुझे लगता है सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर तो कोई स्टूडेंट पूछ नहीं रहा है डाउट, एक्सेप्ट एक दो स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चंस के आंसर करते हैं या डाउट पूछते हैं। तो अब आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग डाउट्स नहीं पूछेंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है और सारे आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो डोंट फील हेसिटेट और प्लीज़ आस्क द डाउट। एंड एक दो चीज़ें और बतानी थी कि एक हमारा ये जो लेक्चर थे इससे पहले वाले जो मैंने लिए थे एक्सरे वाले, शायद ये वो हमारे प्लेलिस्ट में अपडेट नहीं किए गए थे, तो वो मैंने अभी अपडेट कर दिया है। प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एंड ये हमारा है फिजिक्स का रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए रेडियो एक्टिविटी का बेसिक समझने के लिए, उसके बाद ही इस पार्ट 2 को वॉच कीजिएगा। एंड ये हमारा लेक्चर नंबर ओवरऑल फिजिक्स का 21 है। इससे पहले जो मैंने रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर लिया है वहाँ पर ये नंबर मैंने 19 डाला है, तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए बीच में नंबर 20 मिसिंग है। वो पहले जो नंबर 19 डाला है वो गलत डल गए हैं वहाँ पहले ऊपर, क्योंकि मैंने बताया ना एक लेक्चर हमारा अपलोड नहीं हुआ था प्लेलिस्ट में, तो इसलिए सीक्वेंस बिगड़ गया है। बट वैसे लेक्चर नंबर 21 है, इसके अपलोड होने के बाद आपका जो फिजिक्स का प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसमें आपके टोटल 21 लेक्चर्स हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो अभी अच्छा हाँ, एक चीज़ और मुझे ये पूछना था कि किसी को ये वाला कंसर्न तो नहीं हो रहा है ना कि आपको मैं तेज़ तो नहीं पढ़ा रही हूँ या कुछ स्लो पढ़ा रही हूँ। अगर ऐसा कुछ है प्रॉब्लम तो प्लीज़ उसको भी आप लोग बता दीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, एवरीथिंग इज़ वेरी मच वेलकम। आप प्लीज़ पूछिए, नहीं पूछेंगे तो फिर आपका डाउट कैसे क्लियर होगा और आपका फिर एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। तो इसीलिए गाइस अपने डाउट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा दिया था, ताकि एक हमारा रिलेशन पिछले लेक्चर के साथ डेवलप हो जाए। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि हमारा जो रेडियो एक्टिविटी है ये क्या है, ये कैसे क्या प्रोसेस होता है। ये हमारा कम्प्लीटली न्यूक्लियर प्रोसेस है। न्यूक्लियर प्रोसेस मतलब न्यूक्लियस पे बेस्ड हमारा प्रोसेस है। इसमें हमारा जो भी फंक्शनिंग होता है वो आपके न्यूक्लियस में ही होता है। क्या होता है इसमें, हमारा न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है। न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट्स में टूटता है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर एमिट हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। बाकी इसकी मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, प्रॉपर्टीज़ नहीं वो कंक्लूजन थे आपके। रदरफोर्ड एंड सॉडी थ्योरी है एक आपकी इसकी रेडियो एक्टिविटी की, उस पर आपका जो है ये मैंने आपको बताए थे कुछ कंक्लूजन्स, वो आप लोग प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ठीक है। मैं लिख देती हूँ दोबारा से। हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ठीक है। अब व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिव डिके लॉ, इसमें हमारा ये बताया जाता है कि हमारा कोई भी अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो हमारा किस स्पीड के साथ डिके हो रहा है, ठीक है। डिके हो रहा है मतलब ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, ठीक है। किस स्पीड के साथ हमारा वो ख़त्म हो रहा है। सपोज हमारा अगर कोई ये सब्सटेंस यहाँ इतना रखा था, 10 साल बाद हम इसको देखेंगे, अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ ना कुछ डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद 10 साल बाद हो सकता है ये इतना रह जाए। तो हमें ये जानना है कि हमारा किस स्पीड से डिके हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तो आया, किस स्पीड से आया, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने रेडियो एक्टिव डिके लॉ से। अब ये लॉ क्या है, मैं पूरा डेरिवेशन में दोबारा नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आपको लॉ लिख देती हूँ। n इक्वल्स टू n नॉट ए टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब इसमें n क्या है, n नॉट क्या है, n क्या है हमारा फाइनल सब्सटेंस जो हमारा रह गया आफ्टर द डिके। n नॉट क्या है, हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस जितना था बिफोर द डिके, ओरिजिनल आपका सब्सटेंस कितना था। ये लैम्डा क्या है, ये होता है आपका डिके कांस्टेंट। इसमें एक चीज़ और बताई थी मैंने कि अगर आपका नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो वहाँ पर आपका जो डिके होता है, डिके कांस्टेंट होता है, ये आपका 0 होता है। एंड टी क्या है, टी है आपका टाइम, जितने टाइम में आपका जो है एलिमेंट जो भी सब्सटेंस है वो आपका डिके हो रहा है। तो इतना हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे। ये मैंने आपको एक छोटा छोटा ब्रीफ देके समझा दिया है ताकि आप रिलेट हो जाएं। और मेजरमेंट वगैरह की बात की थी, यूनिट्स बताया था, बैकरल, रदरफोर्ड, क्यूरी, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको आप प्लीज़ अगर लेक्चर देखेंगे तो वहाँ से अच्छे से आपने कवर कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर पे, जहाँ मैंने पहले पिछले लेक्चर में आपको आपका जो है छोड़ दिया था, जहाँ पर वो था हमारा हाफ लाइफ टाइम हम डिस्कस करने वाले थे।
एंड यहाँ पर ही मैंने प्रीवियस लेक्चर जो है आपका एंड किया था। तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखिए हाफ लाइफ टाइम से क्या मतलब होता है, ये होता है आपका कि हमारा ये टाइम ड्यूरेशन, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच योर सब्सटेंस रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, हाफ लाइफ टाइम मतलब उसका हाफ हो जाना, वो अपनी लाइफ की आधी जर्नी उसकी कंप्लीट कर लेने में उसको कितना टाइम लगता है, मतलब उसको हाफ डिके हो जाने में। तो आपका टाइम ड्यूरेशन इन विच योर सब्सटेंस क्यों लिख दूंगा मैंने, इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस आप लिख दीजिए या फिर इनिशियल सब्सटेंस लिख दीजिए, रिड्यूस टू हाफ, हाफ में आपका रिड्यूस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना हाफ लाइफ टाइम। ओके, जैसे सपोज ये हमारा एक्स था, ये था हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल एलिमेंट सब्सटेंस कुछ भी आप बोलिए, ये आपका डिके हुआ, आपका डिके कांस्टेंट लैम्डा की हेल्प से, और फिर ये आपका रह जाता है वाई, जो कि इक्वल होगा आपका x/2, मतलब आपका जो ओरिजिनल सब्सटेंस था इसका हाफ, ये इसको हम क्या बोल देते हैं, डिकेड सब्सटेंस। अब ये y मैंने लिखा, सिर्फ आपका ये जो y होता है ना, ये आपका डिकेड सब्सटेंस होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम की ना, हाफ लाइफ टाइम की, तब क्या होता है कि ये जो हमारा y है ये हमारा इक्वल होता है ओरिजिनल सब्सटेंस के हाफ के, जब हम हाफ लाइफ टाइम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा हाफ लाइफ टाइम अपना देख लेते हैं, हमें कैसे कैलकुलेट करना है। हमें पूरा कैनवास चाहिए होगा उसके लिए फुल, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो लिख दिया है। उसके बाद देखिए हमने एक चीज़ अपना इसमें पढ़ लिया है बेसिकली, क्या कि हमारा रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन, तो हम उसका यूज़ करेंगे ज़्यादातर हर एक स्टेटमेंट को हर अपना इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। तो रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या है, हमें पता है हमारा, मैं यहाँ से लिखती हूँ गाइस ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम बाकी कैनवास भी यूज़ कर सकें। अगर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डिके की, तो हमारा क्या है, n माइनस लैम्डा टी, ये हमारा रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट आ गया था, मतलब डिके इक्वेशन आई थी, मैंने अभी जस्ट आपको रिवीजन जब करवा रही थी तब मैंने आपको बताई भी थी वाली। ठीक है, n0 मैंने आपको बताया था क्या होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस। ओरिजिनल सब्सटेंस मतलब हमारा कब होगा ओरिजिनल, जब वो t इक्वल्स टू 0 टाइम पर। ठीक है, जब आपका टाइम मतलब बिल्कुल जब स्टार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है, तब आपका जितना सब्सटेंस था ओरिजिनल। तो अगर हम बात करें एट टाइम इक्वल्स टू 0, टाइम इक्वल्स टू 0 कौन सा हो गया हमारा, जब हमारा डिके स्टार्ट नहीं हुआ है, तब हमारा सब्सटेंस जो है वो कितना है, हमारा n0 के इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा मान लीजिए t है, वो कुछ टाइम इंक्रीज होकर हो जाता है कैपिटल T के इक्वल, अब वो कितना है वो भी नहीं पता है, लेकिन सपोज वो t के इक्वल हो जाता है, तब हमारा जो सब्सटेंस था वो डिके होकर n0/2 रह जाएगा। तो कितने टाइम में हमारा n0/2 हुआ, टाइम t में। अब टाइम t कितना है वो भी हम आगे करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर अपना हाफ टाइम के हिसाब से इक्वेशन रखें तो हमारा जो ये फाइनल था, जो फाइनल सब्सटेंस बचा वो कितना बचा, n0/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, n0/2 इंटू हमारा ये वाला n0 e⁻ माइनस लैम्डा, एंड व्हाट इज द t, हमारा कितने टाइम में वो रिड्यूस हुआ है, हमें पता चल गया है कि वो हमारा कैपिटल T टाइम में वो रिड्यूस हुआ है। तो वी राइट इट लाइक दैट। ओके, अब इसको आप देखिए, यहाँ पर n0 है, यहाँ पर n0 है, इस n0 को नीचे ला सकते हैं, नीचे ले आइए, चलिए, ट्वाइस ऑफ n0 इक्वल्स टू e⁻ माइनस लैम्डा टी, ये n0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आपका रह जाएगा 1/2 इक्वल्स टू e⁻ माइनस लैम्डा टी। यहाँ तक हो गया। अब अगर आप लोग मेरे मैथ्स के लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको ही समझाया है कि हम लॉग और एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे जाते हैं, या लॉग से या नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाते हैं। तो मैंने आपको वहाँ क्या बताया है कि हमारे जो एक्सपोनेंशियल होता है, जो ई होता है, इसको जब हम हटाते हैं तो जो हमारा दूसरा साइड होता है, इक्वेशन का दूसरा साइड होता है, वहाँ पर हमारा नेचुरल लॉग या लॉग आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नेचुरल लॉग 1/2 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। ओके, इतना आ गया हमारा। अब देखिए इस माइनस को हम यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं नेचुरल लॉग -1/2 टू लैम्डा टी। अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, तो माइनस का साइन अगर हम हटाना चाहें यहाँ से तो हम उसको हटा सकते हैं। लॉग के केस में हमारा क्या होता है, जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो रिवर्स हो जाती है, तो 2/1 आ जाएगा लैम्डा टी। यहाँ नीचे से 1 हटाएंगे आप, तो नेचुरल लॉग 2 इक्वल्स टू लैम्डा टी। सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, ये नॉट दिस टी, इट्स कैपिटल टी। टाइम हमारा टी है ना, तो हम वो कैपिटल टी रहेगा। ओके, इट्स कैपिटल टी।
कैपिटल टी टाइम में हमारा जो है वो हाफ पहुंच रहा है ना, ठीक। अब हम इस लैम्डा को यहाँ पे नीचे ला सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 2 अपॉन में लैम्डा इक्वल्स टू टी। हमें क्या निकालना है कि हमारा एक्चुअल में टाइम कितना लगा। तो हमें पता है कि अगर हम नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है हमारी 0.693। इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई सॉल्व करके, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम पुट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में 0.693 अपॉन लैम्डा, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। आप लोग अगर रिलेट भी कर पा रहे होंगे थोड़ा बहुत, इस इक्वेशन आपको याद आ रही होगी देख के। अब यहाँ आपको समझ में आ गया कि आपकी कैसे आती है। सपोज आप वैल्यू भूल भी जाते हैं तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो हमारा जो हाफ लाइफ टाइम है, तो हमारा हाफ लाइफ टाइम कितना आ गया, हमें हाफ लाइफ टाइम ही कैलकुलेट करना था ना इस इक्वेशन से। तो हाफ लाइफ टाइम हमारा कितना आ गया, हाफ लाइफ टाइम आ गया 0.693 अपॉन में लैम्डा। लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट, टी क्या है, हाफ लाइफ टाइम। एंड हाफ लाइफ टाइम क्या होता है हमारा, जितनी देर में हमारा जो है सब्सटेंस वो डिके होकर हाफ रह जाता है। ओके, दिस इज आवर हाफ लाइफ टाइम। ओके, अच्छा, अब इसको ना थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से भी लिखा जाता है, यहाँ लिखते हैं। इसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। आपका जो रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, हमने जो यहाँ पढ़ी है रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन, ये वाली जो रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन थी अपन लोग के, इसको हम अगर मॉडिफाइड कर देते हैं हाफ लाइफ टाइम के फॉर्म में, तो हमारा क्या इक्वेशन आएगी। तो इसको हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं हमारी क्या इक्वेशन आ सकती है। देखिए, हम जब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे अपना, तो हमने देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम अगर इस इक्वेशंस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो आ जाएगा निकल के वो आ जाएगा n इक्वल्स टू n नॉट, ऐसे n इक्वल्स टू n नॉट 2 माइनस टी बाई कैपिटल टी, ठीक है। अब ये माइनस टी बाई कैपिटल टी कैसे आया, ये यहाँ पर जब आप e की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करोगे ना, तो इस e की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो अब आपका ये वाला इक्वेशन जो है वो निकल कर आ जाएगा, लैम्डा की जगह आ जाएगा आपका 1/t, और आपका फाइनल इक्वेशन ये हो जाएगा। तो ये आती है आपकी मॉडिफाइड रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, बस मैंने आपको बता दी है। मेनली आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, और ये डायरेक्टली आपसे इक्वेशन भी पूछ ली जाती है, या फिर ये वाली इक्वेशन भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है, या फिर एक ये इक्वेशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमने पढ़ ली। एक बार मैं उनको लिख देती हूँ बोर्ड पे, ताकि आप लोग उसको आराम से नोट डाउन करें। सबसे पहले हमने पढ़ा रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन, रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन, ये हमने क्या पढ़ी, n इक्वल्स टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा बाई टी, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा वाले ये क्या पढ़ी, इंपॉर्टेंट इक्वेशन अपना हाफ लाइफ टाइम की, हाफ लाइफ टाइम की। एंड ये हमने क्या पढ़ी, हमारा हाफ लाइफ टाइम को हमने डिनोट करा है टी से, और ये कितना हो गया 0.693, ये कितना हो गया हमारा नेचुरल लॉग 2 अपॉन में लैम्डा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल टी इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में लैम्डा। ये दोनों ही हमारी हाफ लाइफ टाइम की इक्वेशन है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपका कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। सो डू रिमेंबर बोथ ऑफ द इक्वेशन एंड ऑल्सो दिस वन। तो इतना हमने रेडियो एक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ टाइम, ये सब चीज़ें हमने अपनी जो है आज पढ़ ली। अब मैंने आपको बताया था इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे इससे थोड़ा सा रिलेटेड ही होता है, तो इसीलिए हम उसको साथ में पढ़ लेते हैं। ओके, अब हम अपने आज के दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं। द टॉपिक इज योर मीन और एवरेज लाइफ। अब इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें आपको निकालना है कि हमें मीन लाइफ टाइम या फिर एवरेज लाइफ टाइम। अब आप पूछेंगे देखिए ये क्या होता है, हमारा मीन लाइफ टाइम क्या हो सकता है, या एवरेज लाइफ टाइम हमारा क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हमारा कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मतलब बहुत सारे एटम हैं, उसमें कुछ न्यूक्लियस हैं, या आपके डिके हो रहे हैं कुछ एक्टिव न्यूक्लियस। ओके, नॉट ओनली न्यूक्लियस, द एक्टिव न्यूक्लियस। एक्टिव न्यूक्लियस कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसमें अपना डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। तो ये हमारे हैं एक्टिव न्यूक्लियस। इसको
हमारा डिसइंटीग्रेट होता है, ये भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इसमें कई ऐसे होंगे जो 1 साल में डिसइंटीग्रेट हो गए, कई ऐसे होंगे जो 2 साल में इंटीग्रेट हुए, कुछ ऐसे होंगे जो 10 साल में इंटीग्रेट हुए, कुछ ऐसे होंगे जो 100 साल में इंटीग्रेट होंगे। तो एक इन सब का क्या होता है, हमारा एवरेज हम निकाल सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, हम एक एवरेज अपना टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि होता है ना, हमने क्लास में भी देखते हैं, अगर हमारे एक बच्चे के आउट ऑफ 100 मार्क्स निकालने हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 50 है, किसी के 90 हैं, किसी के 80 हैं, अलग अलग मार्क्स हैं। अगर हमें क्लास का एवरेज निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, अपना सारे मार्क्स को हम एवरेज निकाल लेते हैं। एक मीन, एक मतलब एवरेज, एक लिमिट लेने के लिए आपका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें हमने देखा होगा हम क्या करते हैं, एवरेज ऑफ ऑल द मार्क्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका जो है एक तरह से एवरेज निकल जाता है आपके मार्क्स का। ओके गाइस, इसी तरह हमारा न्यूक्लियस के केस में भी होता है, क्या होता है कि हमारे अलग अलग टाइम लेता है, अलग अलग जो न्यूक्लियस है अलग अलग टाइम लेता है अपना डिसइंटीग्रेट होने के लिए। तो उसका जो हम निकालते हैं, उसको निकालने का तरीका क्या है हमारा, इसको मैं ए लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर, क्योंकि टी तो हमारा हाफ लाइफ टाइम था, टी ए लिख देती हूँ एवरेज लाइफ टाइम। ये आपका क्या होता है, सम ऑफ टाइम्स of existence of all nuclei in sample, ठीक है, अपॉन में यहाँ लिख सकते हो आप इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन दैट सैंपल। ओके, अब इससे आप क्या समझे, देखिए इसका क्या मतलब है कि हमारा सपोज ये है एटम, पूरा एक सब सैंपल है, सब्सटेंस है, कुछ भी ले लीजिए, इसमें ये हैं आपके मान लीजिए 5 न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इसमें इन मतलब 5 एटम है, उन 5 एटम के 5 न्यूक्लियाई हैं। अब इसमें से मान लीजिए ये वाला हमारा रेडियो एक्टिव है या फिर एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये भी एक एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये इसका भी एक्टिव न्यूक्लियाई है और इसका एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये वाला एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं है। ये वाला आपका जो है ये डिके हो रहा है आपका 1 साल में, ये डिके हो रहा है आपका 2 साल में, एंड ये डिके हो रहा है आपका 3 साल में, और ये वाला डिके हो रहा है आपका 4 साल में। ओके, अब अगर हमें इस कैलकुलेशन, इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सम ऑफ टाइम्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, हमारा जो है वो कितने टाइम तक हमारे न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबका सम। तो पहला वाला 1 साल में डिके हो रहा है तो एग्जिस्ट कितने साल करेगा, 1 साल। सिमिलरली दूसरा वाला 2 साल में डिके हो रहा है तो एग्जिस्ट कितना करेगा, 2 साल। इसी तरह 3 + 4 अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है, दिस पॉइंट इज द इम्पॉर्टेंट, एक्टिव न्यूक्लियाई। एक्टिव न्यूक्लियाई हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो हमने क्या लिख दिया 4। अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 और 3 10/4, 2.5। इतना आ गया आपका एवरेज लाइफ टाइम। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है या कोई परेशानी, अगर कुछ समझ नहीं आता है आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए और मैं उसका आंसर आपको कर दूँगी, ठीक है। मैं ये वाला इरेज कर रही हूँ और अब हम इसके बाद अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, इसके बाद आपको टॉपिक, ये इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन पे आपका बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। एंड दिस इज़ द टॉपिक योर इज टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अच्छा स्टूडेंट्स, डोंट गेट वरीड कि मैंने आपको इस चैप्टर में क्वेश्चंस नहीं करवाए, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड भी, वो मैं आपको करा दूंगी, बट लेट मी फर्स्ट फिनिश द थ्योरी पार्ट सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड आवर जो है न्यूमेरिकल पार्ट्स। क्योंकि अगर मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, सपोज मैंने दे दिया कि आपका अल्फा डिके हो रहा है या फिर हाफ मीन टाइम निकालिए, तो आप पीपल कैन गेट कन्फ्यूज बिटवीन द 2 थिंग्स इफ आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। So let's first finish the theory part and then we will go for the numerical, or in the end I will provide you the MCQs as I have already provided for the previous chapters. So again I will provide the MCQs, you try them and then I will solve the MCQs for you in the class. तो टाइप्स ऑफ रेडियो डिके से आप लोग क्या समझे, इसका मतलब है कि हमारा कितने टाइप की रेडियो एक्टिव डिके होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा डिके होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा कितने टाइम में फिनिश हो रहा है। तो अगर हमें डिके निकालना है हमारा रेडियो एक्टिव डिके, तो हमारे कई तरह से होता है कि हमारा 1 साल में डिके हुआ, 2 साल में डिके हुआ, किस तरह से डिके हुआ,
एक एटम टूटा, 10 एटम टूटे, हालांकि इट वॉज अ रैंडम प्रोसेस, यू कैन टेल एनीथिंग, बट अगर वो एक टाइप का पर्टिकुलर डिके हो रहा है सो देन यू कैन टेल कि ये आपका कौन सा डिके है एंड किस टाइप का डिके है ये आपका। ओके तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से रेडियो एक्टिव डिके हैं। इनके नाम आपने सुने होंगे, आपको पता भी होंगे, एग्जाम में इनमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज द अल्फा डिके, सेकेंड मेजर इज द बीटा डिके एंड थर्ड वन इज द गामा डिके। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि क्या होता है हमारा अल्फा डिके, क्या होता है बीटा डिके, क्या होता है गामा डिके। लेकिन अभी मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि इसमें हमारा क्या होता है, क्या होता है, क्योंकि कई बार आपको डायरेक्टली दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि आपका ये है एलिमेंट, सपोज कैल्शियम एलिमेंट है, इसमें अल्फा डिके हो रहा है, बताइए आपका फाइनल क्या जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या चेंजेस होंगे या क्या आएगा। ठीक है, तो अभी वन बाय वन हम इनको पढ़ लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड हम सबसे पहले बात करते हैं अपना अल्फा डिके की। ठीक है, अल्फा डिके हमारा क्या होता है, देखिए अल्फा डिके में क्या होता है कि जो हमारा मास नंबर होता है, कोई भी हमारा एलिमेंट है उसका जो मास है, मास नंबर हम उसको बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है डिक्रीज करता है किससे, 4 से, 4 नंबर वो कम हो जाता है। एंड जो अपन लोग का एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर क्या होता है मैं बता दूंगी, वो आपका क्या होता है, वो भी आपका डिक्रीज कर जाता है बाई 2। ठीक है, अब डोंट गेट कंफ्यूज इफ एनीबडी इज थिंकिंग कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से केमिस्ट्री कहाँ से आ गया। तो देखिए हमें पता है हमारा क्या है, प्रोडक्ट टेबल है हमारे पास, पता होगा, आई एम वेरी श्योर यार आप लोग बीटेक ग्रेजुएट हो। प्रोडक्ट टेबल में हमारे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इस तरह से हमारा बना हुआ होता है प्रोडक्ट टेबल। ये पी ग्रुप होता है, नहीं सॉरी इधर एस होता है, ये पी होता है, इधर डी ग्रुप होता है, फिर नीचे एफ ब्लॉक अलग से होता है। तो ये अपना प्रोडक्ट टेबल होता है। इस प्रोडक्ट टेबल में हमारे बहुत से एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट हैं जो नोन है, उसमें से कुछ के नेमिंग नहीं हुई है, ज़्यादातर हो गई है, 118 है टोटल। तो इसमें हमारा क्या होता है कि सपोज ये एक एलिमेंट है एक्स, कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम कुछ भी है, इसमें यहाँ ऊपर आपको लिखा होता है एटॉमिक नंबर और नीचे लिखा होता है आपका मास नंबर। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक नंबर है इसके हिसाब से जो आपके प्रोडक्ट टेबल अरेंज है, ये एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 118 तक जाता है, 1 से स्टार्ट होके। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्ट टेबल अरेंज है 1 2 3 4 करके। एंड ये होता है नीचे वाला आपका मास नंबर। मैं लिख के इसलिए बता रही हूँ एटॉमिक नंबर कौन सा है, मास नंबर कौन सा है, ताकि आप लोग के एग्जाम में अगर इस तरह से दे दिया जाए बना के तो आपको पता हो कि आपका एटॉमिक नंबर कौन सा है और मास नंबर कौन सा है। मास नंबर क्या होता है, इससे ये पता चलता है हमारा कोई भी एलिमेंट है उसका कितना मास है। आपका जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर हीलियम का आपका 4 होता है, मतलब अराउंड डबल होता चला जाता है। फिर जैसे मैंने कैल्शियम का क्वेश्चन दिया था, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और उसका मास नंबर 40 होता है। तो इस तरह से आपके अलग अलग मास नंबर है, वो प्रोडक्ट टेबल से आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नो नीड टू लर्न द प्रोडक्ट टेबल फॉर दिस टॉपिक, बट थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए आपको कि मास नंबर कौन सा होता है, एटॉमिक नंबर कौन सा होता है। एटॉमिक नंबर आपका ये जो ऊपर होता है ये एटॉमिक नंबर है, नीचे जो दे रखा है ये आपका मास नंबर है। ओके, तो अब इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 4 से कम हो जाता है। देखिए इस तरह से, ये आपका एलिमेंट एक्स है, ये एटॉमिक नंबर ए हो गया एंड ये मास नंबर आपका जेड हो गया। इसमें आपका हुआ क्या, अल्फा डिके। ठीक है, अल्फा डिके होने का क्या मतलब है कि आपका एटॉमिक नंबर जो है 4 कम हो जाएगा एक्स में से। अब जब एटॉमिक नंबर में से 4 कम होंगे तब वो एक्स थोड़ी रहेगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात कर रही थी आपकी कैल्शियम की, तो कैल्शियम का 20 था, इसमें से 4 कम हो गए तो वो आपका रह गया 16। 16 किसका होता है आपका एटॉमिक नंबर, 16 किसका होता है बताना कमेंट बॉक्स में, 16 किसका होता है। तो ये हो गया वाई और यहाँ पर हो गया जेड। मास नंबर आपके कितने कम होते हैं, मास नंबर मैंने बताया आपका 2 से कम होगा, तो 2 से कम हो गया मास नंबर। तो आपका एक नया एलिमेंट बन गया जो 4 इसमें कम है एंड 2 इसमें कम है। अब क्या होता है, ये जो 4 एटॉमिक नंबर में से कम हुए एंड 2 आपका मास नंबर में से कम हुए, सॉरी गाइस, आई राइट इट रिवर्स। एटॉमिक नंबर में से कम हुए आपके 2 एंड मास नंबर में से कम हुए 4। मास नंबर से कम हुए 4 एंड एटॉमिक नंबर से कम हुए 2। ठीक है, तो अब आपका एटॉमिक नंबर में से 2 कम हुए तो इधर ही आपका ऐसा कौन सा एलिमेंट निकलेगा जिसका एटॉमिक नंबर आपका 2 हो, क्योंकि इसमें से अगर आपके 2 निकला है, एटॉमिक नंबर में से 2 कम हुए हैं, इसका मतलब एटॉमिक नंबर आपका इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होता है ना, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। अब वो जब आपके निकले हैं एटॉमिक नंबर में से, यहाँ से जो 2 पार्टिकल निकले हैं
तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास आपके दो पार्टिकल्स होते हो? तो वो हमें एटॉमिक नंबर से अगर देखते हैं तो हमारा 1 पे होता है हाइड्रोजन, 2 पर आता है हीलियम, तो हमारा 2 आ गया हीलियम। एंड मास नंबर में से आपके 4 कम हुए तो हीलियम का मास भी आपका 4 होता है। यहाँ से 4 कम होके आपका यहाँ अलग कुछ एटम में वो ऐड हो जाता है। तो मतलब पहला इसमें आप पॉइंट नोट करने वाला जो है वो क्या, कि हमारा मास नंबर जो है वो कम हुआ 4 से, एटॉमिक नंबर जो है वो कम हुआ 2 से। ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट करने के लिए क्या है, जो इसमें हमारा बाई प्रोडक्ट बन रहा है, जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस बन के निकलता है अपना अल्फा डिके में, वो कौन सा निकलता है? हीलियम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा। एंड अब आपसे कोई पूछ सकता है कि आपका इसको हम ये जो आपका फर्स्ट बनता है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट, और ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं डॉटर, जो आपको बाद में बना है। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो हमारा पेरेंट वाला है इसका मास आपका ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ एलिमेंट हमारा किस में ज़्यादा होगा, मास ऑफ एलिमेंट हमारा पेरेंट कंपाउंड में ज़्यादा है इंस्टीड ऑफ डॉटर कंपाउंड। ठीक है। अब सिमिलरली आपको कोई मास नहीं पूछेगा, ये सबको पता है, सब रट कर आए हैं। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट किसकी ज़्यादा है रेडियो एक्टिव डिके के बाद, पेरेंट की ज़्यादा है या डॉटर की ज़्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो जिसका मास ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमें पता है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। मतलब एनर्जी आपकी जो है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के काइनेटिक एनर्जी। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। एक सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके मास के। तो आपका मास जिसका ज़्यादा होगा उसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो आपका पेरेंट एलिमेंट था उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड डॉटर एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी कम होगी फॉर द अल्फा डिके। अल्फा डिके या कोई भी डिके हो, आपका डिके हो रहा है तो मतलब आपका जो सब्सटेंस था ओरिजिनल वो उससे कम हो रहा है, और जब वो कम होगा तो उसका एटॉमिक मास नंबर, वेट वगैरह सब कम होगा। तो जब चीज़ कम होगी तो जो भी चीज़ें आपकी मास पे इस पे बेस्ड थी तो वो आपकी कम होंगी। तो जैसे कि आपका काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपका कम होगा फॉर द डॉटर। ओके। तो अभी ये आपको मुझे लगता है अल्फा डिके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं अल्फा डिके की आपसे डिसइंटीग्रेशन लिखूं, हमारा किस तरह से वो डिसइंटीग्रेट होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। आपका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कितना होगा इसमें? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को डिनोट करते हैं क्यू से। ये क्यू हो गया आपका मास या आपका जो ओरिजिनल आपका था वो, माइनस जो आपका बाद में उसमें से निकल गया वो, एंड माइनस आपका जो हीलियम बन के निकल गया वो, इंटू c²। सॉरी, हाँ, एनर्जी आपका क्या होता है? mc² होता है ना, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी को मैंने क्यू से डिनोट कर दिया यहाँ पर, बस इतना किया है यहाँ पे मैंने, और कुछ नहीं किया है। और मास की जगह हमारा मास कितना रह गया हमारा इसमें? पहले आपसे था mx, पेरेंट का मास इतना था, इसमें से आपका कितना निकला, जो आपका डॉटर लेके चली गई उतना निकला, एंड आपका और कितना निकला जो आपका हीलियम के पास चला गया। तो ये आपका इन शॉर्ट इस तरह से आपका इसका डिसइंटीग्रेशन बन जाता है। नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द कि आपको पता हो, बस इसी। ठीक है। तो ये अल्फा डिके का आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, अल्फा डिके हमारा क्या होता है। अब इसके मान हम बात करते हैं किस चीज़ की, अपनी बीटा डिके की। ओके गाइस। हाँ तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्या है? बीटा डिके। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपने बीटा डिके। अब बीटा डिके में क्या होता है हमारा, देखिए पहले वाले में मैंने आपको बताया था। अच्छा गाइस, वन थिंग आई जस्ट रियलाइज़ कि मैंने शायद पिछले वाले जो भी आपको इससे पहले अल्फा डिके पढ़ाया है उसमें मैंने आपको जब एलिमेंट का बताया था तब मैंने यहाँ ऊपर बताया था एटॉमिक नंबर और नीचे बताया था मास नंबर। वो मैंने शायद गलत बता दिया है। ये जो ऊपर होता है ना ये आपका डिनोट करता है मास नंबर। इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, उस वक्त वो समझाने में ना शायद ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये जो डिनोट होता है इसको ये डिनोट करता है मास नंबर, और नीचे वाला आपका डिनोट करता है एटॉमिक नंबर। ओके, प्लीज़ डू करेक्ट इट। आई एम रियली सॉरी कि मैंने वो अभी जब पढ़ा रही थी तो मैंने गलती से उल्टा बोल दिया था। ऊपर वाला मास नंबर डिनोट करता है, नीचे वाला डिनोट करता है एटॉमिक नंबर। ओके, अपने प्लीज़ नोट्स में इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए अल्फा डिके वाले में। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बीटा डिके। अब बीटा डिके क्या होता है ना, जैसे हमारा अल्फा डिके में हम सिंपली कह रहे थे कि हमारा मास नंबर 4 से कम हो गया या हमारा एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया, लेकिन बीटा डिके में होता है थोड़ी अलग चीज़ें। इसमें क्या होता है हमारा कि जो भी हमारा एलिमेंट होता है ना वो हमें पता है हमारा किस किस से मिलके बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन
बेसिकली जो हमने पढ़ा है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ होती हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रोनो, बहुत कुछ होता है, न्यूक्लियोनो, न्यूक्लियॉन्स, बहुत कुछ होता है। बट सपोज हमारा PN and E, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होता है ना, हमारे बीटा डीके में इसमें चेंज होता है हमारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में। इसमें एटॉमिक मास में या मास नंबर में, हमारा एटॉमिक नंबर या मास नंबर में चेंज नहीं होता है। इसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेवल पर जाके चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, देखिए, जैसे कि हम लोग को क्या पता है कि हमारा जो होता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, आपका एक सेकेंड, हाँ, आपका होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर। हमें पता है कि हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा किससे मिल होता है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मास नंबर की, मास नंबर हमारा मिलके बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर से। ओके, इसमें हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा जब शेयरिंग होता है, जब बॉन्ड्स बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड या शेयरिंग आयनिंग बॉन्ड कुछ भी, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन या चाहे तो वो शेयर हो जाएगा, चाहे तो वो गेन एंड लूज हो जाएगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पे हमारा मास नंबर बेस करता है ना डायरेक्टली, तो जब हमारी बॉन्डिंग होती उस वक्त हमारा मास नंबर चेंज हो जाता है, और मास नंबर चेंज हो जाने से हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती। इसलिए मास नंबर जो होता है वो आपका प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं ना हमारे जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो फिर हमारा मास नंबर इलेक्ट्रॉन पे क्यों नहीं डिपेंड करता, तो इलेक्ट्रॉन पे इसलिए नहीं डिपेंड करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ड्यूरिंग द बॉन्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज हो जाता है, हालांकि और प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दोनों ही चीज़ आपकी न्यूक्लियस के अंदर रहती हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर के शेल्स में आपके रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो मैंने आपको बीटा डीके में क्या बताया अभी कि इसमें हमारा चेंज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। क्या चेंज होता है वो देखिए, हमारा बीटा डीके जो होता है ना, बीटा डीके ये हमारा दो तरह का होता है। एक होता है बीटा प्लस डीके, एक होता है बीटा माइनस डीके। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं बीटा माइनस डीके के बारे में। बीटा माइनस डीके, अब बीटा माइनस डीके अपना क्या चीज़ है, बीटा माइनस डीके में कि हमारे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, कुछ न्यूट्रॉन्स वो चेंज हो जाते हैं आपके किस में, प्रोटॉन में। ओके, कन्फ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा, समझाती हूँ अभी तो समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि हमारा सपोज हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए कार्बन ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 12 एंड एटॉमिक मास हो गया 14। ठीक है, नंबर तो हमारा 12 नहीं 6, क्या कर रही हूँ मैं भी आज ना, एक्चुअली आज थोड़ा सा ना हेक्टिक हो गया शेड्यूल, तो इसलिए बार बार चीज़ें उल्टी पुल्टी हो रही हैं। अगर हम कार्बन 14 की, अब सिंस देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिया 6 एंड हमारा ये एटॉमिक जो मास नंबर लिया वो लिया 14। अब नाउ यू कैन गाइस से कि हमारा एटॉमिक का तो कार्बन का तो हमने मास नंबर 12 पढ़ा है, आई एडमिट कि आपने 12 पढ़ा है, बट हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ रेडियो एक्टिव की बात कर रहे हैं एंड कार्बन 14 इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कार्बन 12 आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, इट इज़ अ नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसमें तो हमारा कुछ चेंज ही नहीं होगा। चेंज किस में होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। तो आप चाहे तो आप थोरियम या यूरेनियम उनका एग्जाम्पल लेके भी पढ़ सकते हैं, बट दैट बिकम्स अ टफ, लिटिल बिट टफ, उसका सब याद रखना। हम बेसिक अपना छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपना कार्बन का, एंड वी नो कि कार्बन 14 हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। आपका एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपका जो आप कार्बन डेटिंग करते हैं उसमें आपका कौन सा कार्बन यूज़ होता है, तो वी यूज़ द कार्बन 14। ओके, तो हमारा ये पता चल गया, हमने लिया 6 एंड कार्बन 14 जिसका मास नंबर था वो। अब 6 से हमें क्या पता चल गया कि हमारे इलेक्ट्रॉन 6 है, एंड 14 में हमने क्या बताया कि आपको ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना है। प्रोटॉन हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, मतलब 6 होगा, बचा कितना 8, तो न्यूट्रॉन हो गया 8। अब अगर ये बीटा माइनस डीके के अंडरगोज होता है, बीटा माइनस डीके इसमें होता है, तो हमारा क्या होगा, हमारा न्यूट्रॉन से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, प्रोटॉन हमारा हो जाएगा 7 और न्यूट्रॉन एक कम करके हो जाएगा 7, दोनों 7 7 हो गए। तो इसमें मास नंबर तो आपका 14 ही रहेगा, मगर सिंस आपका प्रोटॉन 7 हुआ है तो बैलेंस करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है तो कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी भी तरह से, या कहीं बाहर से लेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एड ऑन होगा और आपका ये इलेक्ट्रॉन 6 से चेंज होकर हो जाएगा 7 पर। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 हो गया, इलेक्ट्रॉन 7 हो गए तो आपका एटॉमिक नंबर 7 हो गया, तो ये कार्बन जो है वो हमारा ट्रीट बन जाएगा किसकी तरह, आपका नाइट्रोजन की तरह, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड मास नंबर होता है 14। ओके,
समझ में आया यहाँ तक? नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और रिवाइज करवाती हूँ इसको, और हमारा फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी फाइनल कंक्लूजन इक्वेशन निकाल के कि हमारा कहाँ कितना चेंज हो रहा है। पहले इक्वेशन पे पहुँच जाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि हमारा होता है बीटा डिके दो तरह का। कौन कौन सा? बीटा प्लस एंड आपका बीटा माइनस। बीटा प्लस अभी छोड़ दो, बीटा माइनस की बात करते हैं, ठीक है। बीटा माइनस के लिए मैंने आपको क्या बताया? बीटा माइनस डिके आपका में इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं किसमें? प्रोटॉन में। अब ये क्या कहानी है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा कोई भी एलिमेंट मिलके बना होता है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से एंड न्यूट्रॉन से, ठीक है। एंड आपका कोई भी एलिमेंट है, हमने कार्बन का एग्जांपल लिया फॉर इजी, कार्बन 14 हमें इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने कार्बन का एग्जांपल लिया। एंड कार्बन में मैंने आपको क्या, अपना कार्बन डेटिंग के लिए जो हमारा कार्बन यूज होता है दैट इज द कार्बन 14। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन से आपको समझ में आ गया, आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपके प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 6। अगर आप 14 का डिवीजन करते हो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि मास हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो प्रोटॉन तो 6 आ गए, जितने हमारे इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल प्रोटॉन। तो अब बचे न्यूट्रॉन कितने? 8, क्योंकि 6 + 8 = 14। तो आपके 8 आपके बच गए न्यूट्रॉन यहाँ पे। अब अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, बीटा डिके में आपका न्यूट्रॉन शिफ्ट हो जाता है प्रोटॉन की तरफ। तो आपका न्यूट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर आ गया प्रोटॉन की तरफ। तो अगर ये आपका प्रोटॉन पे शिफ्ट होकर आ गया तो ये आपका कितने हो गए? 7। और यहाँ पर भी आपका एक डिक्रीज हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 7, ठीक है। यहाँ पे एक इंक्रीज होकर आ गए 7। अब हमने क्या देखा कि हमारे जो है प्रोटॉन 7 हो गए। प्रोटॉन 7 हो जाएंगे तो आपका ओवरऑल एलिमेंट पे चार्ज आ जाएगा प्लस, लेकिन हमें क्या पता है हमारा तो न्यूट्रल होता है, तो इसको न्यूट्रल रखने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ाना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है, या रिलीज होता है पूरे प्रोसेस में। एंड देन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी हमारा कितना हो जाता है? 7। इससे हमारा एक नया जो हमारा बनेगा एक एलिमेंट, सपोज ये एक एलिमेंट बना, क्या है हमें नहीं पता, इसका एटॉमिक नंबर इज 7 एंड इसका मास नंबर इज 14। अब अगर प्रोडक्ट टेबल में आप ढूंढेंगे तो ये आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था, हमारा अल्फा डिके में मास नंबर 4 से कम हो रहा था, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो रहा था। बीटा माइनस डिके की जब आप बात करेंगे ना, बीटा माइनस डिके की, तो इसमें आपका मास नंबर, आपका एटम जो भी है इसका ये जो आपका मास नंबर है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नीचे आपका एटॉमिक नंबर है ये आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। अब +1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मैंने आपको क्या बताया था, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो आपका एटॉमिक नंबर भी बढ़ गया। कितना बढ़ेगा? सिर्फ एक ही बढ़ेगा, क्योंकि हमारा एक ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ था न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरफ, तो हमारा एक ही बढ़ गया। अब अगर सपोज हमें 4-5 ऐसा कुछ बढ़ाना है तो हमें फिर उसका दोबारा से बीटा माइनस डिके करना पड़ेगा, और बढ़ाना है तो हमें फिर उसका बीटा माइनस डिके करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। बट अगर आपका एक बार बीटा माइनस डिके होता है तो आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे शिफ्ट हो जाता है एंड आपका 1 इंक्रीज कर जाता है, ओके। अगर आप भी आपको कुछ डाउट है या समझ नहीं आया है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द यूट्यूब के कमेंट सेक्शन, और अब जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। ये हमारा कोई एलिमेंट है, ये इसका मास नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर, इसमें हमने करवाया बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस डिके से क्या हुआ, हमें जो मिला एलिमेंट उसमें हमारा एटॉमिक जो मास नंबर है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हमारा +1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है तो हम वो भी ऐड करेंगे यहाँ पर, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और साथ में क्या होता है, इसमें हमारा एंटी न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो जिसको आप कह सकते हैं वो भी हमारा एड ऑन होता है। अब ये क्या होता है, देखिए ये आपका चार्जलेस एंड मासलेस प्रोडक्ट होता है, ना इसका कुछ चार्ज है ना इसका कुछ मास है, मगर फिर भी जब आपका कोई चीज़ ऐसे टूटती है तो उसमें से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिलीज होता है। अब सपोज आप एक बिस्किट ले लीजिए, बिस्किट को आप 2 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, तो एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया, मगर उसमें से यहाँ से कुछ कुछ जब आप तोड़ते हैं तो कुछ चूरा सा नीचे गिरता है ना, तो समझ लीजिए ये उस तरह से है कि उसका कुछ मास नहीं है, वो नेग्लिजिबल है, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, तो उससे किसी का पेट भी नहीं भर रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला, बट ऐसा कुछ इसमें से रिलीज होता है हर डिसइंटीग्रेशन में। बाकी और इसके बारे में पूरी एक स्टोरी है, इसकी भी एक अलग कहानी है, न्यूट्रिनो की भी, एंटी न्यूट्रिनोज की, बट
It's quite different thing and we will not go there because not required for our exam. But if you want to know तो please let me know, I'll take a lecture on that thing. But बिल्कुल भी required नहीं एग्जाम के लिए, अगर आप पढ़ते हैं तो टाइम वेस्ट है सीधा सीधा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा माइनस डी के कि आपका सिर्फ एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया ना, आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। मेन थिंग इज दिस कि आपका जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर इसको, तो हमारा इसमें क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा बाई 1। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपको बीटा माइनस जो हमने पढ़ा उसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बीटा माइनस डीके का। अब इसके बाद हमारे पास है क्या, बीटा प्लस डीके। अल्फा डीके पढ़ लिया, बीटा माइनस डीके पढ़ लिया, एंड नाउ वी हैव व्हाट, वी हैव नाउ द बीटा प्लस डीके। इसमें सेम वही है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोटॉन होता है वो चेंज होता है न्यूट्रॉन में। ओके, पहले क्या होता था, न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में चेंज होता था, अब आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। तो सिमिलरली अगर हम सेम उसी एग्जांपल से चलें, कार्बन का 6 एंड 14, ठीक है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन 6 हो गया एंड हमारा 14 से अगर हमने निकाला तो हमारा प्रोटॉन 6 आ गया एंड हमारा न्यूट्रॉन कितना आ गया, 8। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चला जाता है, मतलब प्रोटॉन यहाँ से उठेगा न्यूट्रॉन पे चला जाएगा। तो प्रोटॉन जब आपका न्यूट्रॉन पे चला गया यहाँ से, तो हमारे अब यहाँ पर कितने रह गए, एक कम हो गया, 5 हो गया एंड यहाँ पर हमारा एक बढ़ के 9, एक बढ़ेगा और आपका 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो 9 + 5 की बात करें तो ये तो आपका 14 ही अभी। ठीक है, तो आपका मास नंबर तो सेम ही रहा, मास नंबर में कुछ चेंज नहीं हुआ, मास नंबर हमारा सेम रहेगा। वहीं अगर हम एटॉमिक नंबर की तरफ देखते हैं तो हमने क्या देखा, हमारा एक प्रोटॉन कम हो गया। अब प्रोटॉन कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हमारा इस पे एलिमेंट में हमारा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो हमारा ये क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसमें से बाहर अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, पॉजिटिव चार्ज हमारा बैलेंस हो जाएगा। यस, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के हमारा ये 5 रह जाएगा एंड हमारा जो बनेगा वो बनेगा हमारा जो भी हमारा एक एलिमेंट आएगा, दिस इज द 5 एंड ऊपर हमारा एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा तो 14 ही रहेगा। अब ये क्या है, आपको नहीं पता ये एलिमेंट क्या है। ठीक है, हमने तो 7 के केस में पढ़ा था 14 होता है मास नंबर। अब ये आपका कोई एक न्यू एलिमेंट बन जाएगा, मैन मेड। आपने सुना होगा ना, हम लैब्स में मैन मेड एलिमेंट्स बनाते हैं बहुत सारे, तो बस ये बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके वहीं यूज़ होता है। कुछ प्रोटॉन निकाल लिया, कुछ न्यूट्रॉन निकाल लिया। गाइस 2 मिनट वेट कीजिए, अभी इस लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ, प्लीज़ वेट। देखिए, हमारा मैन मेड एलिमेंट होते हैं बहुत सारे जो हम बनाते हैं, लैब्स में बनाए जाते हैं। आप लोगों ने सुने होंगे शायद, कभी कुछ बनता रहता है, कभी कुछ बनता रहता है, तो वो इसी तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को शिफ्ट करवा के बनाए जाते हैं। तो हमारा ये एक एलिमेंट बन गया इस टाइप का, जिसका 14 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर 5 है। अब क्यों बनाए जाते हैं, वो आपका वैसा रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा कुछ एलिमेंट चाहिए होता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, कुछ ना कुछ नीड्स लीड्स टू द इन्वेंशंस। तो कुछ जो भी रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से आप बना लेते हैं अपना बीटा डीके करवा के, या बीटा प्लस डीके, या बीटा माइनस डीके, या अल्फा डीके करके आपका जो भी बनवा सकते हैं आप, उस तरह से आप बनवा देते हैं अपना मैन मेड न्यू एलिमेंट। तो जब हमने इसमें बीटा निगेटिव डीके करवाया था तब तो हमारा नाइट्रोजन वाला मिल गया था, हमारा जो ऑलरेडी नोन है, हमें नेचर में मिलता है। जब हमने बीटा प्लस करवाया तो हमारा एक एलिमेंट मिला जो हमारा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो एलिमेंट ये बन ही जाता होगा। यहाँ पे जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। ओके, अब एक चीज़ और है इसमें, मैं यहीं पे लिखती हूँ। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने शायद आपको बीटा नेगेटिव में नहीं बताया था, ये जो भी नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोग को बताने वाली हूँ फॉर द बीटा पॉजिटिव। इसमें जो होता है ना, हमारा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आपका इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या क्या होता है। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो होता है वो आपका इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे शिफ्ट हो गया तो हमारा न्यूट्रॉन आपका इंक्रीज कर दिया। पहले हमारा कितना था, पहले हमारा न्यूट्रॉन था 8, प्रोटॉन था 6। ठीक है, तो आपका रेशियो आ गया था 8/6। ओके, अब क्या हुआ, हमारा जो एक न्यूट्रॉन था, जो प्रोटॉन था, वो न्यूट्रॉन पे शिफ्ट कर गया। तो हमारा ये कितना हो गया, 9, एंड हमारा ये कितना हो गया, नीचे प्रोटॉन 5। तो 9/5 इज मोर देन द, सॉरी, तो आपका 8/6 इज मोर देन द 9/5। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, मतलब 9/5 इज मोर देन द 8/6। तो चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं।
तो हमारा क्या आ जाएगा, 8/6 से बड़ा आ जाएगा आपका 9/5। तो हमारा ये जो रेशियो है ये इसके कंपैरिजन में इंक्रीज कर गया। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो अपन लोग का यहाँ पे इंक्रीज हो गया। सिमिलरली लेट मी इरेज दिस। हाँ, तो जब हम बात कर रहे थे अपना बीटा नेगेटिव डिके की, उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो होता है ये हमारा डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज हमारा ये था न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन थे 6, न्यूट्रॉन थे 8, तो हमारा 8/6 था पहले। बट जब हमारा बीटा माइनस डिके हुआ इसके बीच में, तो यहाँ से हमारा न्यूट्रॉन से प्रोटॉन पे शिफ्ट हो गया, तो आपका 7/7 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपका रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो गया। यहाँ पर तो आप देखिए, अगर इसको आप कट कर देंगे तो आपको ऐसे दिख रहा है 6 पॉइंट कुछ आएगा आगे, तो 1 से तो ये ज़्यादा ही हो गया, तो आपका रेशियो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो बीटा निगेटिव में क्या होगा, आपका रेशियो डिक्रीज होगा, बीटा पॉजिटिव में आपका रेशियो इंक्रीज होगा। इसमें आपका जो एटॉमिक नंबर है वो ऐड 1 होगा, और इसमें आपका एटॉमिक नंबर जो है वो -1 होगा। ओके, बीटा मतलब बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव की मैं ना एक बार इक्वेशन आपको लिख देती हूँ, दोनों में ना डिफ्रेंशिएट करके लिख देती हूँ ताकि आपको यही हो जाए उसको, और आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं हो इसको समझने में या सॉल्व करने में। यहाँ लिख दे हम बीटा डिके के पॉइंट, एंड इधर हम लिख देते हैं बीटा पॉजिटिव के पॉइंट। अच्छा, मैं इसको ना बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन इन पे बेस्ड आता है और उसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है, तो पहले हम जब बात कर रहे थे बीटा निगेटिव की, तो फर्स्ट पॉइंट अपन लोग का इसमें क्या था कि हमारा शिफ्ट होता है कहाँ से, क्या हमारा न्यूट्रॉन से शिफ्ट होता है किस पे, प्रोटॉन पे। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, हमारा प्रोटॉन से शिफ्ट होता है किस पे, न्यूट्रॉन पे। ठीक है, अब जब आपका न्यूट्रॉन से प्रोटॉन पे शिफ्ट हो रहा है तो इसमें आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, बैलेंस करने के लिए इंक्रीज होगा। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका, न्यूट्रॉन पर आ गया तो एक प्लस इधर आ गया, तो आपका एक प्लस कम हो गया, तो कम करने के एक इलेक्ट्रॉन भी कम करोगे, इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो आपका एटॉमिक नंबर भी कम हो जाएगा बाई -1। इसमें जो इक्वेशन आई थी वो हमारी क्या आई थी, एक्स कुछ भी एटॉमिक मास नंबर अपॉन में यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारा क्या आ गया था, ये तो ए ही रहा, और हमारा ये Z+1 हो गया था, और साथ में हमारा क्या रिलीज हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन एक हमारा यूज हुआ था इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, एंड उसके अलावा हमारा और के साथ में इसमें निकला था हमारा न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रॉन पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं, वो निकला था। इसकी इक्वेशन, अच्छा शायद मैंने इसकी इक्वेशन नहीं बताई ना अभी आप लोग को, इसकी इक्वेशन वही बनेगी, आप लोग खुद फ्रेम कर सकते हैं। ए यहाँ पर आपका एक कम हो जाएगा, तो एक कम हो गया, यहाँ पर आपका प्लस क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे उसमें ऐड हो जाएंगे, जो भी हमारा ओवरऑल एटम होगा उसमें हमारे एक इलेक्ट्रॉन कम हो, मतलब ऐड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पूरे में से इलेक्ट्रॉन कम हो गए थे। सपोज ये हमारा था एलिमेंट, यहाँ से अपना एक प्रोटॉन निकल गया, मतलब जो है आपका न्यूट्रॉन से आपका प्रोटॉन पे शिफ्ट हो गया, तो हमारा प्रोटॉन इंक्रीज हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा। सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर गया, जंप कर गया, किसी भी तरह से आपका इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, तो ओवरऑल आपका इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा पूरे एटम में से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और साथ में आपका सेम वही आपका न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकल जाएगा। इसमें आपका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो होगा वो डिक्रीज करेगा, एंड यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो दे आर द बेसिक थिंग्स इन दिस बीटा डिके, बीटा नेगेटिव एंड द बीटा प्लस डिके में। तो डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स कि आपका मेनली आपको याद रखना है कि आपका एटॉमिक नंबर किस में ऐड होता है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन आपका किस में शिफ्ट होता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन किस में शिफ्ट होता है, और n/p का रेशियो आपका क्या रहता है। ओके, तो यहाँ तक तो आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और आता है हमारा, और वो हमारा कौन सा है, गामा डिके। अच्छा ठीक है, गामा डिके में हमारा कोई भी चेंज नहीं होता है, ना हमारे एटॉमिक नंबर में ना ही हमारे मास नंबर में। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था ना, अभी आपका पहले पढ़ा था कि हमने न्यूक्लियस होता है, फिर ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, या ऑर्बिट या शेल्स कुछ भी बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करता है। तो सिमिलरली आपका जो न्यूक्लियस होता है ना, सपोज ये पूरा न्यूक्लियस है, ये इस न्यूक्लियस के अंदर भी आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं। बना ही दिया तो इसको ढंग से बना दूँगा।
ठीक है, ये है, इसके अंदर भी आपके क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स होते हैं। सपोज ये आपके इसके अंदर एनर्जी लेवल हो गए न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। दिस इज आपका पूरा न्यूक्लियस। अब आपकी जो एनर्जी न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनको कौन ऑक्यूपाई हमारा करता है, इनको ऑक्यूपाई कर कर रखता है आपके न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। आपके जो न्यूक्लियस है, इनमें इनको ऑक्यूपाई करके रखते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, आपका न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अदर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। या बहुत सारे न्यूट्रॉन्स से मिलकर आपके जो होते हैं बहुत सारे न्यूट्रॉन्स, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये होते हैं। तो होता है क्या है कि जब आपका अल्फा या बीटा डिके होता है, तो उससे आपकी जो डॉटर, जो भी आपका डॉटर एलिमेंट बनता है, डॉटर एटम बनकर आता है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट में होता है ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्टर्ब हुआ होता है न्यूक्लियस, तो ये ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो कई बार क्या होता है, इस न्यूक्लियॉन से जो होते हैं आपके, ये जो आपका एक्साइटेड स्टेट होता है ना, तो इसके बाद क्या होता है कि इसमें से कई बार क्या हो सकता है कि आपके जो भी इसमें न्यूक्लियस थे या जो भी थे, वो आपका वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाह रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपका अल्फा डिके हुआ, बीटा डिके हुआ, इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ, बढ़ा या कम हुआ, कुछ भी हुआ, तो उससे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर चेंज हुआ होगा। यहाँ से सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसको फिल करने के लिए इधर इधर से इलेक्ट्रॉन आए, एंड ये सब चीज़ें जब हो रही हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ किसी भी तरह से आपका फोटोन जो है, फोटोन की फॉर्म में आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। अब जब डिस्टर्बेंस होती है, तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज या तो हीट की फॉर्म में होती है, या तो फोटोन की फॉर्म में होती है। एटम के केस में हमारी फोटोन की फॉर्म में होती है। तो हमारी फोटोन की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही हम कहते हैं अल्फा डिके। इसमें हमारा एटॉमिक नंबर या फिर हमारा मास नंबर, दोनों में ही कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ हमारा फोटोन निकलता है। जैसे हमारा एक ये था एलिमेंट AZ, ठीक है, इसमें हमारा कुछ अल्फा डिके बीटा डिके हुआ, और उसके बाद हमारा, उसकी वजह से हमारा जब गामा डिके हुआ, तो हमारा ये जो एलिमेंट है ये A ऐसे ही रहेगा, और प्लस साथ में हमारा कुछ फोटोन निकल जाएगा, एनर्जी फोटोन की फॉर्म में कुछ एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा गामा डिके, ठीक है। इससे हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर या किसी भी चीज़ पे कोई भी चेंज नहीं होता है, बस नॉर्मल जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है, उसकी वजह से जो आपका एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी तो आपका इस एटम में से ही निकली ना, तो एनर्जी लेवल इसमें डिके हुआ, कहीं पे मास के बेसिस पे डिके हो रहा है, कहीं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिके हो रहा है। यहाँ पर आपका एनर्जी के बेसिस का डिके होता है, एनर्जी डिके होती है इसमें हमारी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गामा हमारा डिपेंड्स करता है आपकी एनर्जी डिके के ऊपर, और इसमें आपका एटॉमिक नंबर या मास नंबर में चेंज कुछ भी नहीं होता है। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और जो हमारा है ग्रुप, उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एक चीज़ और होती है गाइस, जिसको हम बोलते हैं के, एक सेकेंड लेट मी इरेज दिस, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। देखिए इसमें क्या होता है ना, कि इसको भी मैं लिख देती हूँ, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपसे पूछ न तो कुछ भी पूछ सकता है, बट मैं लिख देती हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, हमने अल्फा डिके बीटा डिके गामा डिके पढ़ी है, या एक ये के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, ये भी कुछ कुछ उन्हीं के ही तरह होता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा ये सब डिके एंड न्यूक्लियस में चेंज, डिसइंटीग्रेशन, ये सब कुछ हो रहा होता है ना, ये है आपका न्यूक्लियस सपोज, ठीक है। ये इसके आसपास हो गए शेल्स या एनर्जी लेवल्स, इनमें हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है, ठीक है। हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें बहुत सारे। अब क्या होता है कि कई बार डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, या कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उसमें आपका ना कुछ न्यूक्लियस में चेंजेस आता है, और आपका न्यूक्लियस क्या कहता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। तो इसको हमने इसीलिए बोला इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैप्चर होगा, आपका ये के शेल, मतलब बहुत मतलब इनर ऑर्बिट में जो होगा ना आपका, वहाँ से आपका ये इनर ऑर्बिट, मतलब शेल के भी जो सब शेल्स बनते हैं ना, वहाँ से आपका ये किसी भी तरह से कैप्चर कर लेगा। जब इसने आपका कैप्चर कर लिया यहाँ पर, तो जो आपका प्रोटॉन होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने क्या बताया, हमारा इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन इसने कैप्चर कर लिया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, तो मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस आपके इस पर ज़्यादा हो गई। तो उस पॉजिटिवनेस को बैलेंस करने के लिए आपका प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके,
अब जब ये वाला प्रोसेस होगा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था, तो यहाँ से तो हमारा पहले ही हमें पता चल गया कि हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो कम होने वाला है बाई 1, क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पर क्या होता है ना, मेन चीज़ जो होती है वो ये कि ये जो प्लेस है, यहाँ से जब आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया तो ये प्लेस वैकेंट हो गया। जब ये प्लेस वैकेंट हो जाएगा तो इसको फिल करने के लिए इधर से आपके दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, हमारे के शेल से आते हैं। अब मैंने जब आपको एक्सरे बताया था, एक्सरे पढ़ाया था मैंने, तब मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक कर रहा था तब वैकेंट हो रहा था। यहाँ पर ये न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है, इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन वाला स्पेस वैकेंट हो जाता है। हमारा मतलब है स्पेस वैकेंट होने से, स्पेस वैकेंट हो गया, इसको फिल आकर कोई और इलेक्ट्रॉन आके फिल करेगा। तो जब इसको के शेल से आके कोई इलेक्ट्रॉन फिल करता है हमारा, तब हमारा वहाँ पर क्या होगा, फिर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का ये जो ट्रांजिशन होता है, और इसकी वजह से हमारा यहाँ पर एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। सो दिस इज द फॉर्म, ठीक है। आपसे पूछ सकता है वो कौन सा डिके है जिसमें आपका एक्सरे प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के नाम क्यों दिया, क्योंकि हमारा के शेल से इलेक्ट्रॉन आकर फिर जो एनर्जी शेल है उस जहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका खत्म हुआ है आपका इनर ऑर्बिट में से, वहाँ पे आपका के शेल आकर फिल करता है, इसीलिए इसका नाम दिया के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। मेन पॉइंट इज कि इसमें अपना एक्सरे रिलीज होता है। इसकी इक्वेशन एक बार देख लीजिए तो आपको थोड़ा बेटर अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। सपोज हमारे पास ये एक एटम था, इसका एक था मास नंबर, एक था एटॉमिक नंबर, कुछ भी। अब क्या होता है, इसमें से हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मास नंबर जो हमने कुछ नहीं मान रहे थे, जो भी था, इसका एटॉमिक नंबर एक हमारे इसमें से कम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा कैप्चर बाय न्यूक्लियस, कैप्चर बाय न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस ने इसको कर लिया कैप्चर। अब जब न्यूक्लियस ने इसको कैप्चर कर लिया तो अब इसमें क्या रह गया, हमारा एक नया एटम बनेगा जिसमें हमारा मास नंबर तो वही रहेगा, लेकिन हमारा एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम होने से आपका एटॉमिक नंबर एक से कम हो जाएगा। प्लस अब इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए आपका जो के शेल है, जो आपका के शेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस खाली जगह को फिल करने के लिए। तो जो इसको खाली करने के लिए फिल यहाँ पर जंप करेगा और यहाँ पे पूरा ट्रांजिशन का प्रोसेस होगा। तो ये मैंने एक्सरे में पढ़ाया था कि हमारा के शेल से जब आकर फिल करता है तो हमारा एक्सरे रिलीज होता है। स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ एक्सरे वाली वीडियोज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये एक्सरे यहाँ पर आ गया, एक्सरेज हमारे इसकी वजह से यहाँ पर फॉर्म हो गए। और साथ में मैंने आपको बताया एंटी पार्टिकल या एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो आपका साथ में निकलता है। इसमें नो नीड टू गिव सो मच इम्पोर्टेंस, क्योंकि बहुत अलग कॉन्सेप्ट चला जाता है इसमें। चार्ज लेस होता है, मास लेस होता है, बट निकलता है साथ जब भी आपका इस तरह से का कुछ डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये आगे समझ में आपको कि हमारा इससे ये वाली चीज़ फॉर्म होती है, साथ में हमारा एक एक्सरे निकलता है, ठीक है। अब एक सेकंड देखिए, अभी यहाँ 3 मिनट में एक क्विक आपको ना कंबाइन कर देती हूँ ताकि आप इजीली चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा मैं ना सिर्फ यहाँ पर आपका इक्वेशन लिख देती हूँ, इक्वेशन लिख के आपका सब अपने आप ही रिकॉल हो जाएगा। ये लेट मी चेंज द पेन। एक्स हमारा एक मास नंबर, एटॉमिक नंबर। मैंने क्या बताया था कि हमारा जो मास नंबर है वो कितने से चेंज होता है, 4 से, और हमारा एटॉमिक नंबर कितने से चेंज होता है, 2 से। और ये 4 और 2 का जो डिफरेंस आया, ये हमारा हम यहाँ लिख देंगे 4 और 2, और एक एलिमेंट है जो हमें नहीं पता है, लेकिन जब हमने प्रोडक्ट टेबल से चेक करा तो हमारे इस वाले डेटा के साथ एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट मिला जिसका नाम था हीलियम। ओके, ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक का। सिर्फ आपका चार्ज मास नंबर में कम हुआ और एटॉमिक नंबर में 2 कम हुआ। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा अपना बीटा माइनस डीके, ठीक है। बीटा माइनस डीके की इक्वेशन में हमने क्या देखा कि हमारा इसमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन पे शिफ्ट होता है, न्यूट्रॉन पे शिफ्ट होता है किससे, प्रोटॉन पे। और हमारा जो एटॉमिक नंबर बनता है वो क्या बनता है, ए जेड, और चेंज होकर हमारा वाई आ गया ए जेड प्लस 1, क्योंकि मैंने बताया ना न्यूट्रॉन से प्रोटॉन पे शिफ्ट हो गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, उसको बैलेंस करने के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा आपका तो आपका एटॉमिक नंबर वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जितना आपका इलेक्ट्रॉन होता है। प्लस आपका साथ में क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन साथ में निकल जाएगा, और साथ में हमारा कुछ एंटी न्यूट्रिनो या फिर न्यूट्रिनो आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इज व्हाट वी नो, द बीटा प्लस डी, ठीक है। बीटा प्लस डीके में हमने क्या पढ़ा था, बीटा प्लस डीके में हमारा प्रोटॉन से शिफ्ट हुआ था न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन पे शिफ्ट हुआ तो हमारा ये एक पार्टिकल था
इसमें हमारा मास नंबर तो एज इट इज़ रहा, एटॉमिक नंबर एक कम हो गया क्योंकि न्यूट्रॉन एक बढ़ा, प्रोटॉन एक कम हुआ, प्रोटॉन एक कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी एक कम करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन कम होगा तो एटॉमिक नंबर भी कम होगा। साथ में हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें कंज्यूम हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन एक हमारा ऐड हो गया, एंड साथ में हमारा एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रॉन हमारा रिलीज हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था गामा डिके। गामा डिके में हमारा क्या था, गामा डिके में हमारा एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कोई चेंज नहीं था। एटॉमिक नंबर या हमारा मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें सिर्फ हमारा ट्रांजिशन की वजह से जो चेंज हो रहा था उसको हमने लिख दिया था। ये हमारा ट्रांजिशन की वजह से जो हमारा फोटोन जो रिलीज़ हो रहा था, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे मत लिखिए, इसमें हमारा जो फोटोन रिलीज़ हो रहा था ट्रांजिशन की वजह से, उसको हमने बोला था अल्फा डिके। एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर हमारा डिके हो रहा था। एक सेकेंड, तो ये आपका फोटोन की फॉर्म में हो गया, एंड इसमें हमारा साथ में वही एंटी पार्टिकल या न्यूट्रिनो रिलीज होता है। ओके, उसके बाद नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट जो हमने अभी अभी पढ़ा, एंड व्हाट वी हैव लर्न द के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कि इसमें हमारा रिलीज होता है एक्सरे। क्या रिलीज होता है इसमें हमारा, एक्सरे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सपोज हमारा ये एक पार्टिकल था, देखो लेट मी राइट इट करेक्टली ना, सो दैट ये हमारा वो ढंग से आ जाए, अदरवाइज वहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा तो ये आएगा नहीं। प्लस फोटोन प्लस एंटी पार्टिकल या फिर न्यूट्रिनो, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमारा एक्सरे निकलता है, और हमारा ये था एक एलिमेंट जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर ये हो गया। अब इसमें से क्या हुआ कि एक इसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया गया, तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से हमारा क्या कम होता है, सीधा सीधा एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। तो ये हमारा एक नया एलिमेंट बना, मास नंबर तो ए ही था और इसका एटॉमिक नंबर एक कम हो गया हमारा। एंड साथ में हमारा क्या रिलीज़ होता है, इसमें एक्सरेज हमारी साथ में रिलीज़ होती हैं। क्यों रिलीज़ होती हैं, ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटता है तो वैकेंट करता है उसको, के शेल से आके इलेक्ट्रॉन उस जगह को फिल करता है, और इसीलिए हमारा एक्सरे प्रोड्यूस होता है। और साथ में हमारा एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो निकल जाता है। So these are the 4 types of decay we have learned in this chapter, and I hope you all are clear with this. If any of you have any kind of doubt and any query, so do ask me in the comment box, or better to ask in the the group, in the telegram group. ओके, अब यार इसकी ना अल्फ़ा बीटा एंड गामा जो निकले हैं ये पार्टिकल्स, इसका हमारा अल्फ़ा बीटा गामा रेज भी बनती हैं। उसके बारे में हम थोड़ी सी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगी। तो उसको अभी हम ना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं बचा है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ या समझा देती हूँ, उसके बाद आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा कैसे आप लोग करते हैं। ये है हमारा एक क्वेश्चन, नंबर आपका है थोरियम 234 90, और यहाँ से होता है अल्फा डिके आपका, एंड देन वी गेट एलिमेंट। क्या एलिमेंट मिलता है हमको नहीं पता है, उसका कुछ एटॉमिक नंबर है, कुछ मास नंबर है, कुछ एटॉमिक नंबर है। एंड देन उसके बाद होता है अपना बीटा नेगेटिव डिके। इसके बाद हमें एक और एलिमेंट मिलता है, उसके बाद उसका कुछ मास नंबर, कुछ एटॉमिक नंबर है। एंड देन उसके बाद हमारा एक कोई डिके हो रहा है पी, क्या डिके है हमें इस डिके का नाम नहीं पता। ओके, एंड देन वी अगेन गेट द थोरियम, जिसका नंबर हमारा 230/90, दिस इज़ द नंबर। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें फाइंड A B C D एंड B, ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। अच्छा गाइज, एक काम करती हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ क्लास में, थोड़ा टाइम लगेगा बट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये हमारी इक्वेशन गिवन है, हमें इक्वेशन दिख गई, हमें क्या करना है, पहले अल्फा डिके करना है, फिर बीटा माइनस डिके करना है, फिर हमारा कुछ डिके हो रहा है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अल्फा डिके। अल्फा डिके में मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा मास नंबर होता है उसमें हमारे 4 कम हो जाते हैं, और एटॉमिक नंबर में हमारे 2 कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मास नंबर हमारा कितना गिवन है, थोरियम, दिस इज TH इज फॉर थोरियम 234, इसमें से हमारे -4 हो जाएंगे, कितना रह जाएगा 230। ठीक है, अगेन एटॉमिक नंबर आपका कितना गिवन है 90, इसमें से हमारे 2 कम हो जाएंगे, कितना रह जाएगा 88। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा अल्फा डिके के बाद जो पार्टिकल B और A बन रहा था, इसका हमारा आएगा
अल्फा ये एक्स जो भी पार्टिकल है इसका मास नंबर इज़ 230 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 88। ठीक है, थोरियम को 234/90 का जब आपने अल्फ़ा डीके किया तो आपको ये एक एलिमेंट मिला था, इसका आपका बी और ए पॉइंट निकल गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें अपना ये एक एलिमेंट मिल गया है बी और ए वाला। ठीक है, इसको हम कितना लिख सकते हैं 230/88। अब इसमें क्या इन्होंने बोला है कि आपका बीटा नेगेटिव डीके हुआ है। ठीक है, और आपको वाई सी डी मिले। अब बीटा नेगेटिव डीके में हमें पता है कि हमारा मास नंबर सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता, एंड हमारा जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर में हमारा क्या हो जाता है +1 होता है बीटा नेगेटिव डीके में। ओके, तो जब इसमें +1 होता है अपना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो वाई सी डी में हमारा मास नंबर सेम ही रहने वाला है, तो ये हमारा 230 ही रहेगा, जो सेम यहाँ पर था वही सेम रहने वाला है। एंड हमारा एटॉमिक नंबर में एक आपका ऐड ऑन हो जाएगा, तो मतलब 88 था तो 88 + 1 हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये वाला 230/89। आ गया ये वाली चीज़। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपको अब ये वाई सी डी की जगह हम पुट कर देते हैं, हमने जो फाइंड आउट कर लिया /89। इसमें आपका कुछ एक डिके हो रहा है, क्या डिके हो रहा है हमें नहीं पता, और आपको मिलता है 230 × 90 वाला, 230/90 का रेशो मिलता है। अब इसमें हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा डिके हो रहा है। जब हमें ये नहीं पता है कौन सा डिके हो रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा मास नंबर में क्या चेंज आया। हमने मास नंबर देखा, हमारा वाई का भी 230 था एंड थोरियम का भी 230 रहा, तो मतलब हमारे दोनों सेम, सॉरी बाद में भी 230 रहा यहाँ पे भी, तो हमने देखा दोनों का सेम है। अब मास नंबर आपका सेम हो सकता है किस में, बीटा प्लस में सेम हो सकता है, बीटा नेगेटिव में सेम हो सकता है, गामा में सेम हो सकता है, एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में आपका सेम हो सकता है। ठीक है, इन 3 जगहों पे जो है आपका सेम हो सकता है। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर को चेक करके, एटॉमिक नंबर जब हमने चेक करा तो हमने देखा ये जो वाई था इसका हमारा एटॉमिक नंबर 89 था, और बाद में ये इंक्रीज होकर 90 हो गया, +1 हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा एटॉमिक नंबर +1 किस में होता है, तो ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन है बीटा प्लस वाली, कि जब हमारा एटॉमिक नंबर प्लस होता है, तो हम अगर हमारा एटॉमिक नंबर प्लस होएगा तो हमारा कितना हो जाता है, एटॉमिक नंबर Z+1 हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो P है ये हमारा बीटा प्लस डीके है। ठीक है, मास नंबर चेक किया तो मास नंबर से ये 4 ऑप्शंस बने हमारे पास। उसके बाद हमने जब एटॉमिक नंबर चेक किया तो एटॉमिक नंबर से हमें पता चल गया कि हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और +1 हमारा सिर्फ बीटा के केस में होता है, तो हमारा ये बीटा प्लस डीके हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया था ये वाला, समझ में अगर आप लोग को आ गया होगा तो आपको अल्फा बीटा पी एन गामा सारे आपको डिके वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसके बेसिस पे कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। अब मैं और 1-2 क्वेश्चन देती हूँ आपको। ये है आपका थोरियम 234/90। इसमें हो रहा है आपका अल्फा डीके एंड बीटा नेगेटिव डीके। ठीक है, ऐसे छोड़, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसको आप लोग कर नहीं पाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं जब नेक्स्ट क्लास लूँगी ना उसी में समझाऊंगी, अभी छोड़ दीजिए। आपको दिया है यूरेनियम 238। चलिए मैं इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ, अगर कोई कर पाता है आप में से तो वेल एंड गुड। डू कमेंट द ऑप्शंस एन अल्फा बीटा नेगेटिव एंड यू विल गेट बाय व्हाट। ये है गैलियम 214/83, ये भी एन डैश बीटा नेगेटिव। ओके, बाकी यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आप लोग कर लेंगे इजीली। फाइंड ए एन बी, उसके बाद क्वेश्चन एक्स बी ए बीटा नेगेटिव लिखे, अल्फा लिखे, एंड वी विल गेट अ नंबर ऑल्सो, एंड देन अगेन बीटा नेगेटिव लिखे, एंड here you will the value d 110। ओके, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए तो आपको ना अल्फा बीटा में कहाँ कितना क्या डीके होता है, कैसे डीके होता है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला रहने दीजिए।
ये क्वेश्चन देखना आपको, जब मतलब ये जो क्वेश्चन मैं देने वाली थी ये सी की तरह ही था, तो अगर ये हो जाएगा तो देखते हैं फिर आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप करके बताइए मुझे, या एक क्वेश्चन ओनली लिखिए। इसकी आपको इक्वेशन लिखकर दिखानी है। राइट द इक्वेशन ऑफ किसका, आपका रेडियम 22688 आपका अंडरगोज अल्फा डिग्री। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन लिख के बताइए क्या होगी। तो ये 4 होमवर्क क्वेश्चन है आपके, डू ट्राई देम। इन क्वेश्चंस को आप घर से ट्राई कीजिएगा करने का। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, डाउट रहता है, तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। इसका आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, या अपना जैसे भी आप पॉज करके चाहे सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। और अगर आप अभी देख लेते हैं वीडियो आज ही, तो प्लीज़ मुझे, तो आप चाहें तो यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर बता दूंगी। लेकिन अगर आप कल परसों तरसों एक आध हफ्ते बाद वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ मुझे आप ग्रुप में ही बताइएगा। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि फिर ना एक हफ्ते में भूल जाती हूँ मैंने क्या पढ़ाया था। मतलब बहुत कुछ पढ़ा देती हूँ ना, तो फिर ऐसे याद नहीं रहता कि किस वीडियो में मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था। फिर क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना कि मैंने कहीं से लिख कर आपको बता दिया, अभी रैंडम क्वेश्चन फ्रेम करके बताया गया है। तो अब क्या क्वेश्चन फ्रेम हुआ था उस वक्त, वो 2 दिन बाद नहीं याद रहेगा किसी को, 1-2 हफ्ते बाद की तो बात ही खत्म हो जाए। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए। आप कुछ भी सीखने को मिलता है ना, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये चैनल और आप चाहते हैं मैं बनाती रहूँ, आप के साथ मैं जुड़ी रहूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम यू फॉर मी। सो थैंक यू सो मच गाइज। मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करती हूँ। वैसे भी थोड़ा लंबा हो गया है और आज कई बार बीच में पॉज भी हो गया है। सो लेट एंड इट हेयर एंड थैंक यू सो मच।